अहमदाबाद की घटना हुई है तब से लगातार एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें कहीं विमानों को वापस लौटना पड़ रहा है, कहीं इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ रही है, कहीं विमानों में कुछ और खामियां आ जा रही। जैसे आप देखिए कि कल ही ब्रिटिश एयरवेज के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए उड़ान भरी, लेकिन उसे वापस हीथ्रो एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर पायलट ने महसूस किया कि प्लेन में कोई दिक्कत है। जांच की तो पता चला कि प्लेन में फ्लैप सिस्टम में गड़बड़ी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी एक आशंका यही जताई जा रही है कि विमान के फ्लैप में गड़बड़ी की वजह से विमान ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरकर फट गया। लेकिन गनीमत रही कि ब्रिटिश एयरवेज के विमान के साथ ऐसा नहीं हुआ। गड़बड़ी का पता चलते ही विमान के अतिरिक्त फ्यूल को हवा में गिरा दिया गया ताकि विमान का वजन कम हो सके। ये देखिए कैसे उसमें से ईंधन निकाल दिया गया कि भाई निकलो, तुम वजन कम करने दो, मुझे उतरने दो। किसी भी संभावित रिस्क से बचने के लिए ईंधन गिराकर विमान का वजन घटाना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, जिससे इमरजेंसी लैंडिंग में आसानी होती है। लगभग पौने 2 घंटे तक हवा में रहने के बाद विमान ने हीथ्रो के रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की। सभी यात्रियों और क्रू को सुरक्षित उतार लिया गया। भाई विमान तो सुरक्षित उतर गया, लेकिन पब्लिक में तो तनाव हो गया कि चल क्या रहा है। सोचिए पैसेंजर्स का क्या हाल हुआ होगा। जो लोग उस प्लेन में थे उनकी सांसें अटक गई। एक घटना हो तो समझ में आए, लगातार एक के बाद ऐसा हो रहा है। आज बोइंग के ड्रीमलाइनर से जुड़ी एक और डरा देने वाली खबर आई। एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने आज सुबह हांगकांग से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। एयर इंडिया का यह विमान भी बोइंग का बनाया हुआ 787 ड्रीमलाइनर ही था जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, वही वाला, उसी कैटेगरी का था। विमान का टेक ऑफ तो स्मूथ था, लेकिन बीच रास्ते में विमान में तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके बाद पायलट ने तुरंत फैसला किया कि विमान को वापस हांगकांग ले जाकर लैंड करवाए। इस दौरान पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच क्या बातचीत हुई, एक बार सुनिए आप। Technical reasons, sir, would like to stay closer to Hong Kong. Maybe we will come back and land back into Hong Kong once we sort out the problem. We don't want to continue further. वैसे तो हवाई यात्रा सबसे सेफ मानी जाती है, लेकिन एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोग घबरा गए। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर तो तकनीकी खराबी के बावजूद उड़ान भरने के कुछ समय बाद वापस हांगकांग लौट आया, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जब पायलट ने अनाउंसमेंट की होगी तो विमान में तकनीकी खराबी आ गई है, तो फ्लाइट में सवार यात्रियों की धड़कनें कैसे बढ़ गई हो। पहले अहमदाबाद प्लेन क्रैश और अब इन 2 नई घटनाओं ने बोइंग विमानों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिए। अहमदाबाद हादसे के बाद भारतीय विमानन एजेंसी नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बेड़े की सुरक्षा जांच के आदेश दिए। इसमें कहा गया कि बोइंग के 787-8 और 787-9 विमानों की हर उड़ान से पहले जांच होगी। डीजीसीए ने एयर इंडिया को बोइंग के सभी 26 787-8 ड्रीमलाइनर और 787-9 विमानों के अतिरिक्त रखरखाव का निर्देश भी दिया है। प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन भी अब तेज हो गई है। आज प्लेन क्रैश की साइट पर बोइंग की इन्वेस्टिगेशन टीम भी पहुंची थी। भारत सरकार ने भी जांच का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें डीजीसीए और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी शामिल हैं, जो हर पहलू से हादसे की जांच करेंगे और 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेंगे। अहमदाबाद क्रैश में ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जिसके बाद अब क्रैश की असली वजह पता लग सकेगी। पता चलेगा कि टेक ऑफ के बाद सिर्फ 1 मिनट के अंदर प्लेन में ऐसी कौन सी खराबी आ गई कि प्लेन आग का गोला बन गया। और इसको लेकर एक बड़ी खबर भी आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान के दोनों इंजनों की मार्च 2025 में जांच की गई थी। तब विमान के दाएं इंजन में खामियां पाई गई थी, जिसकी मरम्मत हुई थी और अब अगली जांच इस साल दिसंबर में होनी थी। अगर मरम्मत हो गई थी तो फिर यह कैसे हुआ? प्लेन क्रैश कैसे हुआ, इसकी असली वजह तो जांच के बाद ही सामने आई। लेकिन प्लेन क्रैश को लेकर तरह तरह की थ्योरी चल रही है। एक थ्योरी योग गुरु बाबा रामदेव ने भी दे दी। बाबा रामदेव ने कह दिया कि उन्हें पता लगा है कि एयर इंडिया के विमानों के मेंटेनेंस और सर्विसिंग का काम तुर्की की एक एजेंसी टर्किश टेक्निक करती है। बाबा रामदेव ने आशंका जताई कि तुर्की की इस एजेंसी की साजिश रची हो सकती है और उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे संवेदनशील मामलों में विदेशी कंपनियों के हस्तक्षेप को रोकना होगा। हालांकि तुर्की के सूचना विभाग ने कहा कि एयर इंडिया और टर्किश टेक्निक कंपनी ने अब तक एयर इंडिया के किसी भी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को सर्विस किया ही नहीं। ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अचानक कैसे हवाई सफर इतना खतरनाक लगने लगा। अहमदाबाद में विमान क्रैश के सदमे से तो अभी लोग उबर ही रहे हैं और ऐसे ऐसे वीडियो आ गए जिन्हें देखकर हवाई जहाज में चढ़ने से डर लग रहा है। आप ये वीडियो देखिए। लखनऊ एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आए एक विमान के पहिए से अचानक चिंगारी निकलने लगी
और तेज धुआं उठने लगा, जिसे देखकर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। सऊदी एयरलाइंस के इस विमान में क्रू मेंबर समेत 250 यात्री थे। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्मी के मौसम में लैंडिंग के दौरान विमान के टायरों से धुआं निकलना आम बात है। लेकिन भाई अभी अभी ऐसा हादसा लगी हुई थी। वीडियो में दिख रहा है कि हादसे के बाद चीख पुकार मची है। तभी क्रैश में जिंदा बचा इकलौता यात्री रमेश विश्वास हाथ में मोबाइल फोन लेकर बाहर निकलते दिख रहा है। इससे पहले रमेश विश्वास का घटना वाले दिन का भी वीडियो आया था, जिसमें उसमें भी वो आग का गोला बने विमान से निकलकर पैदल बाहर आए थे, जिसके बाद उन्हें लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया था। अस्पताल में पीएम मोदी ने भी उनसे मुलाकात की थी और तब उन्होंने बताया था कि भाई उन्हें भी विश्वास नहीं कि वो कैसे बच गए। इतने भयानक हादसे में रमेश विश्वास का जिंदा बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 बार मौत को मात दे चुका है। इसमें ट्रेन, विमान, बस हादसा, कार में आग लगने की दुर्घटना और एक ट्रक से टक्कर शामिल है। इस शख्स का नाम है फ्रांस सेलाक, जो क्रोएशिया के रहने वाले हैं। उनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। साल 1962 में ट्रेन एक्सीडेंट में सेलाक बच गए। पूरी ट्रेन पटरी से उतरकर बर्फीली नदी में गिर गई। 17 लोग मारे गए, लेकिन सेलाक जिंदा बच गए। फिर साल 1963 में विमान क्रैश में 19 लोग मर गए, सेलाक बच गए। साल 1966 में वो जिस बस में सफर कर रहे थे, वो सड़क से फिसलकर नदी में गिर गई। 4 यात्री डूब गए, सेलाक तैरकर सुरक्षित बाहर आ गए। साल 1970 में सेलाक कार ड्राइव कर रहे थे, कार में आग लग गई। सेलाक गाड़ी फटने से ठीक पहले बाहर निकल गए। साल 1973 में उनकी कार के अंदर पेट्रोल फैल गया, कार में आग लग गई। सेलाक झुलसने के बावजूद बच गए। साल 1995 में बस ने सेलाक को टक्कर मार दी, लेकिन उन्हें मामूली चोटें आई। साल 1996 में ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारकर खाई में गिरा दिया, लेकिन ऐन वक्त पर वो कार से निकलकर कूद गए। मतलब हर बार उन्होंने मौत को मात दे दी। मतलब अगर ऐसे आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहिए तो हर बार यमराज उनको लेने आए और उन्होंने कहा कि नहीं बॉस, अभी मन नहीं है, आप जाइए। इसके बाद साल 2003 में सेलाक ने लगभग 5 करोड़ रुपए की लॉटरी भी जीती। सेलाक की कहानी जो सुनता है हैरान रह जाता है और उन्हें दुनिया का सबसे लकी शख्स माना जाता है। फ्रांस सेलाक हो या रमेश विश्वास, उनके जैसी किस्मत वाले बहुत कम होते हैं जो भीषण हादसों में भी बच जाए। वरना अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जिन 274 लोगों की मौत हुई, उनके शव इतनी बुरी तरह से झुलस गए कि उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया है और इसलिए सभी शवों का डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। घटना के 4 दिन बाद भी अब तक सिर्फ डीएनए मैचिंग के जरिए 114 मृतकों की पहचान हो पाई, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 47 लोगों के शवों को उनके परिवारों को सौंपा गया। क्रैश में मारे गए लोगों के शव इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं कि उनका डीएनए भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी वजह से डीएनए सैंपलिंग करना मुश्किल हो रहा है। प्लेन क्रैश में शव इतनी बुरी तरह जल जाते हैं कि उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्टिंग ही इकलौता रास्ता बचता है। लेकिन डीएनए टेस्टिंग एक बेहद कठिन प्रक्रिया होती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले में मारे गए 2749 में से सिर्फ 1600 लोगों की ही पहचान हो पाई। और अभी तक तो हम प्लेन क्रैश के बारे में सुन रहे थे, विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में सुन रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसा टाइम चल रहा है, अब हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो रहे हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 3 दिन बाद केदारनाथ में भी एक भीषण हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 15 जून की सुबह करीब 5:30 बजे एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से श्रद्धालुओं को लेकर गुप्तकाशी की तरफ उड़ा और गौरी कुंड के पास घने जंगलों में क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। यह हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का था और इस हादसे की वजह खराब मौसम को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस वक्त हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी उस वक्त घना कोहरा था और विजिबिलिटी लगभग 0 थी। इस घटना के बाद 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी गई, लेकिन केदार घाटी में पहली बार हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ है। अभी इसी 7 जून को रुद्रप्रयाग में हाईवे पर हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर सड़क के बीचों बीच उतारना पड़ा था, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। उसके नीचे कार भी दब गई थी। 17 मई को भी केदारनाथ जा रही एम्स ऋषिकेश की हेली एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग हुई और उसकी टेल टूट गई थी। ये उसकी तस्वीर। 2025 में 4 धाम यात्रा की शुरुआत से लेकर 47 दिनों में 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं, 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 हेलीकॉप्टर्स की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। पिछले 14 सालों में केदार घाटी में 13 बार हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, जिसमें अब तक 41 लोगों की जान गई। सवाल यह भी है कि आखिर क्या वजह है कि केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं या उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है। इसके बारे में रिटायर्ड पायलट्स बताते हैं कि तीर्थ यात्रियों की उड़ानों में भारी इजाफा हुआ है,
लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ानों को मैनेज करने के लिए कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क नहीं है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक घाटी बहुत संकरी है, इसमें हेलीकॉप्टर उड़ाना अपने आप में बहुत कठिन। केदार घाटी में कोई आपातकालीन लैंडिंग साइट्स भी नहीं है। इन रूट पर पायलट्स को उड़ान के दौरान कोई मार्ग जानकारी नहीं दी जाती। केदार घाटी में 9 हेलीपैड से दिन भर में करीब 250 उड़ान भरी जाती है, यानी हर 6 मिनट में एक उड़ान। कमाई की रेस में अक्सर हेलीकॉप्टर कंपनियां सेफ्टी से समझौता करती हैं, यह आरोप भी लग रहा है। जल्दी जल्दी और ज्यादा संख्या में हेलीकॉप्टर उड़ाने के चक्कर में हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस से भी समझौता करने का आरोप है। इससे हेलीकॉप्टर क्रैश के चांसेस और बढ़ जाते हैं। लेकिन जो चल रहा